साथियों, राजस्थान में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के संदर्भ में एक आदेश है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये आदेश है और ये आदेश लिखा है ऑल एआईएस ऑफिसर्स ऑफ राजस्थान कैडर के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, और जो कि यूपीएस को लागू करने के संदर्भ में है। और इन्होंने कहा है कि यहाँ दे रखा है कि जो भी कर्मचारी अभी एनपीएस में है उन कर्मचारियों के लिए यूपीएस अगर संभव हो सके तो ये लागू करने के है। और यहाँ दे रखा है यू आर रिक्वेस्ट टू काइंडली टेक नोट ऑफ द सेम, इनिशिएट नेसेसरी एक्शंस फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम वेदर एप्लीकेबल, यानी जहाँ भी संभव हो सके तो वहाँ पर यूपीएस लागू करने के लिए यहाँ पर ये कह रखा है और महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर क्या क्या इस राजपत्र में दे रखा है वह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साथियों, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग अधिसूचना के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत जो बात कही गई है वह है कि एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन के अंतर्गत आते हैं, यानी जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यूपीएस लागू करने की यहाँ पे बात कही है। और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं तो निम्नलिखित विशेषताएं इनको प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत पात्रता, देखिए पात्रता सबसे पहले किसे मिलेगी, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष के अरेख सेवा के बाद अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है तो अधिवार्षिकता की तारीख से, यानी देखिएगा यहाँ से उस तारीख से जो F1656 है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से है। दूसरा तरीका 25 वर्ष के अरेख ने जो सेवा अवधि के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि कोई सेवा अवधि अधिवार्षिकी तक कराती है तो उस तारीख से जब कोई कर्मचारी अधिवार्षिक प्राप्त कर लेता है। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होता है तो ये दे रखा है। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प आप यहाँ पर विकल्प लागू नहीं होगा। तो ये कुछ बिंदु है और आगे दे रखा है योजना के अंतर्गत जो लाभ है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि इस योजना के संदर्भ में जो लाभ है वह किस प्रकार से दिया जाएगा। सबसे पहले दे रखा है कि जो कर्मचारी यानी कि कर्मचारी पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक मूल वेतन की 50% होगी, यानी जो उसका रिटायरमेंट होगा उसके रिटायरमेंट से पहले यानी 1 साल का जो औसत मूल वेतन है उसका 50% उसको यहाँ पर दे होगा। और पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की अरेख सेवा के पश्चात ही दे होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, 25 साल की सेवा होनी चाहिए। और अंतिम जो साल रहेगा, अंतिम साल का जो सारा मूल बेसिक रहेगा आपके पास में, उस बेसिक का 50% यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेगा। कम अरेख सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान का स्वीकार किया जाएगा। 10 साल या उससे अधिक की अरेख सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने वाले प्रति माह उसको 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीड भुगतान सुनिश्चित यहाँ पे किया जाएगा। न्यूनतम 25 वर्ष अरेख सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवार्षिकी प्राप्त कर लेता है। यहाँ दे रखा है अधिवार्षिकी के बाद भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी को दिया यहाँ पे जाएगा। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध रहेगी। महंगाई राहत की गणना सेवा रहित कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही यहाँ पे की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही यहाँ पे दे होगा। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, आरक्षक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक प्रतिदिन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवार्षिकी पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति यहाँ पे दी जाएगी।
एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित यहाँ पे नहीं करेगा। और एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस की 2 निधियों को मिलाकर यहाँ पे किया जाएगा। पहला दे रखा है कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस है और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस रहेगा। तो 2 तरह से यहाँ पर राशि मिलेगी। एक तो यहाँ पर मिलेगा कि व्यक्तिगत जो कॉर्पस है वह, एक आएगा अपने पास यहाँ पे पूल कॉर्पस के रूप में। कर्मचारी का अंशदान महंगाई यानी मूल वेतन और महंगाई का 10% यहाँ पर रहेगा। इसी के बराबर केंद्र सरकार का भी अंशदान महंगाई प्लस जो वेतन है, मूल वेतन है का 10% यहाँ पे रहेगा। और दोनों का प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में यहाँ पे जमा किया जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के आनुपातिक यानी कि दे रखा है 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प का चुना है। अतिरिक्त अनुदान एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए यहाँ पे रहेगा। आगे दे रखा है इसमें कि कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निर्णय निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न यहाँ पर रहेगा। यदि कोई स्वेच्छा से अगर इसको सेलेक्ट नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। और दे रखा है यहाँ पर कि उन कर्मचारियों के संदर्भ में जो कि एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि या नियामक और विकास प्राधिकरण टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का उपयोग करेगा। अब आता है स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण में यहाँ पे दे रखा है इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता यहाँ पे शामिल यहाँ पे रहेगा। और अगला जो तीसरा बिंदु है वह भी महत्वपूर्ण है और इसमें दे रखा है एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन यानी एनपीएस में बने रह सकते हैं। तो ये विकल्प के रूप में रहेगा, आप चाहें तो एनपीएस में रहो या यूपीएस में रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो उसके सभी निर्धारण और शर्तों का उपयोग अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। यानी अगर आपने एक बार इसको चयन कर लिया तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए यही बना रहेगा, बाद में इसका कोई परिवर्तन आप यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। और एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति की खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन के अंतर्गत या कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरिम कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ यहाँ पे की जा सकेगी। और यहाँ दे रखा है आरक्षित सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और विशेषज्ञ जो नियोक्ता दिनों के लिए प्रयोजक अनुदान की नियमित प्राप्ति है और अनुबंध अनुदानों के मामले में यदि पेंशन निधि विनियामक और जो विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। छठा बिंदु यहाँ पे दे रखा है जो भी महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य और यूनिटों को आवर्धित आधार पर ऐसे कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा जिसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप
बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य और यूनिटों जिनकी गणना उपरोक्त पैराग्राफ के 5 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। और जो साथियों वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी दे रखे हैं, परंतु हम आपको जो महत्वपूर्ण हैं ये दिखा देते हैं। अधिवार्षिकी यानी 25 वर्ष की आरक्षित सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और जो FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की व्याख्या का एक उदाहरण हम यहाँ पे दे देते हैं। सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन और महंगाई भत्ता अगर हम लोग यहाँ मानते हैं इस प्रकार से रहेगा। अधिवार्षिकी या VSR या VR या FR 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के अनुसार मूल वेतन मान लेते हैं 45,000 उसका मूल वेतन है, उस पर महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 23,850 रुपये है। कुल परिलब्धियाँ आप देखेंगे तो 68,850 रुपये यहाँ पर होती है। अब देखिएगा जो एक मुश्त राशि है उसके लिए जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वह आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। एक मुश्त और यह आएगा 1/10 इंटू ये आपके पास में एक मुश्त राशि और इंटू L है, जहाँ L व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अनुदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 महीने मासिक पूर्ण वर्षों की सेवा रहेगी। और ये जो राशि होगी उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जो राशि एक मुश्त राशि यहाँ पर आ जाएगी। अब एक उदाहरण और दे देते हैं कि आरक्षित सेवा की अवधि के आधार पर एक मुश्त राशि क्या क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि परिलब्धियाँ अभी जो हमने दिखाई है वही है 6,885 है जो कि 1/10 के हिसाब से है। आरक्षित सेवा की अवधि 10 वर्ष यानी कि 120 माह है, तो पूर्ण 6 महीने कितने होंगे आपके पास से 20 होंगे और एक मुश्त राशि मिलेगी 1,37,700 रुपये। 15 वर्ष के लिए जो पूर्ण 6 माह है वह 30 है और टोटल आपके पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो आपके पास में राशि यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे तो 20 वर्ष अगर सेवा की है तो 40 इसकी अर्धवार्षिकी है और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2,75,000 इसको एक मुश्त मिलेगी। 25 साल है तो यहाँ पे 50 अर्धवार्षिकी हो जाएगी और 3,44,250 रुपये एक साथ मिलेंगे। 30 वर्ष के लिए 60 है 4,13,100 रुपये है। 35 वर्ष के लिए 70 महीने हो जाएंगे, 4,81,950 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी, किसको नहीं होगी, तो हम ये देख लेते हैं कि यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष यानी 120 महीने से कम अनुदान से कम है तो ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होगी। तो साथियों ये एक छोटा सा एक उदाहरण था कि यूपीएस के अंदर जो एक मुश्त राशि आपको क्या मिलने वाली है उसके बारे में ये जानकारी थी। तो साथियों आप इस प्रकार से देख सकेंगे कि यूपीएस का जो फ़ायदा है किस प्रकार से कर्मचारी को मिलने वाला है और क्या क्या इसके अंदर यहाँ पर रहने वाला है। वैसे आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है मेरे पास में ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, जहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकेंगे और डाउनलोड करके आप आपके पास में सुरक्षित रख भी सकेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही है और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।